हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। हमने प्रतिशत की एक 150 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। अभी तक हम 18 क्लासों में 126 क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई इश्यू है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। चीज़ों को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको लगे कि मैटर रिलीवेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, सभी एग्जाम में इसी बेस के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज मैंने 20 या 22 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं, जो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसके बाद हम एक अलग से प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर की। वो हम करेंगे जब हमारा एक बार अर्थमेटिक पूरा हो जाए, क्योंकि अभी हमारा टारगेट केवल एक ही चैप्टर में पूरा ज्ञान हासिल करना नहीं है, सभी पूरी मैथ पढ़नी है, सभी चैप्टरों में हमें अच्छा नॉलेज चाहिए, सभी क्वेश्चनों हमें कम टाइम में होने चाहिए। ठीक है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज आज का क्वेश्चन 127, ये वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के हम 5 से 6 लास्ट क्लास में कर चुके हैं। बेसिक्स मैंने उस क्लास में आपको समझा दिया था। ठीक है, 127 में आपको दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं कि टोटल 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं जो मतदाता सूची में हैं, रजिस्टर्ड है। ठीक है, 10% लोगों ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, यानी इनको तो मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, ये लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा है कि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया, ये इनवैलिड वोट है। तो आप बताइए, ये 10 जब यहां से 100 का 10% हुआ 10, इसको अगर मैंने कम कर दिया तो मेरे पास बचे 90 वोट। इन 90 लोगों ने वोटिंग की है और इस 90 का भी 10% वोट ऐसे हैं जो कि इनवैलिड हो गए। तो आप बताइए, 90 का 10% फिर कितना आ गया? ये हो गया 9, यानी ये 9 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड थे। अगर मैंने टोटल 100 माने हैं तो कितने वोट बचे मेरे पास? 81। ये मेरे वैलिड वोट आ गए और ये 9 वोट थे मेरे, ये हैं इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। 81 वोट टोटल पड़े हैं। इन्हीं 81 वोटों से हमें हार और जीत तय करनी है कि कौन जीत रहा है चुनाव। ठीक है, आगे आपको दिया है इसमें कि विजेता उम्मीदवार वैलिड वोट का 54% मत प्राप्त करता है। तो वैलिड वोट कितने हैं आपके पास? 81। इन्हीं से तो हार जीत तय होनी है, तो इसका 54%। तो आप देखिए, जब विजेता ने इसका 54% ले लिया तो भाई इसका जो बाकी बच गया प्रतिशत वो कौन लेगा? हारने वाला। ठीक है जी। तो हारने वाले ने कितना ले लिया? 46%। ये हो गया हारने वाला, लूजर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया होगा। टोटल 100 वोट थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90 लोगों ने मत दिया है। ठीक है, इसका 10% वोट है, यानी कि 90 का 10% हुआ 9, वो वोट हो गए इनवैलिड। तो हमारे पास 81 वोट ऐसे हैं जो वैलिड थे, जिनके बेस पे हार जीत तय होनी थी। वैलिड वोट हो गए थे 81। अब इस 81 का 54% विजेता ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब 54 विजेता ने ले लिया तो बचे हुए 46% वोट 81 का वो लेगा हारने वाला। भाई ये इसी डिफरेंस से तो जीत रहा है। इसने 46 लिया है, इसने 54 लिया है, कितने ज्यादा लिया है इसने? 8% मत एक्स्ट्रा लिए हैं इस 81 का। और उसकी वैल्यू आपको दी है कि वो 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी इस 81 का 8% मत ही तो एक्स्ट्रा लिए हैं और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 81 का 8% को जैसे ही हटाऊंगा नीचे तो आ गया 100। 81 का 8% और उसकी वैल्यू आपको दी है 1620। ठीक है जी, यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, तो यहां से एक की वैल्यू मेरी आ जाएगी। इसको 81 से काट देता हूं तो ये आ गया, 2 से कट जाएगा 162 और ये आ गया 20। यहां से अगर मैं काटता हूं इसको 8 को, तो 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 2 से अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये आ गया 50। जब ये 50 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, तो 50 इंटू 5 ये आ गया 250, यानी एक पॉइंट की मेरे पास वैल्यू आ गई 250। और मुझसे पूछा है कि टोटल मतदाता कितने थे, तो भाई 100 थे ना मेरे पास। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक की वैल्यू ये है, इसके आगे 2 जीरो लगाऊंगा तो इधर भी 2 जीरो लग जाएगी, यानी 100 की मेरी वैल्यू आ जाएगी 25,000। ये मेरा आंसर हो गया। मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने थे? 25,000, जो कि इसका ऑप्शन आपका आ गया डी। फिर से समझा देता हूं एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में आप देखना जरूर।
आपसे पूछा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है जी, टोटल 100% वोट हैं, मैं मान लेता हूँ मतदाता सूची में। 10% लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, भाग ही नहीं लिया, तो 90% लोग वोट डालने गए। इस डाले हुए वोट का, इस 90 का 10% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि उनकी अभी कोई काउंटिंग नहीं होगी हार जीत में, ठीक है। तो 90 का 10% हुआ 9, ये जब इनवैलिड हो गया तो मेरे पास बचे 81 वोट। 81 वोट हैं जिनके बेस पे हार जीत होनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया आपको कि जीतने वाला 54% लेता है और 1620 मतों से जीत जाता है। तो भाई जब 54% जीतने वाले ने लिया तो 46% हारने वाला ले रहा है, तो इनका डिफरेंस आ गया 8%, यानी 81 का 8% वोट ज्यादा ले रहा है। तो 81 का मैंने लिखा 81 इंटू 8% के लिए नीचे लगा दिया 100। मैं इसको जैसे 4% होता है 1/25, तो 8 को 2/25 भी लिख सकता था, वही आएगा काट के, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने 8/100 ही लिख दिया, बराबर 1620। और यहाँ से मैंने एक की वैल्यू निकाली, वो आ गई 250, और मुझे चाहिए थी 100 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो 100 की मैंने वैल्यू की तो आ गई 25,000, जो कि इसका ऑप्शन डी है, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 128। 128 में आपको दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। टिंकू को वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए। यदि कुल वोट 6000 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए यदि अवैध मत 25% हो। इसमें इनवैलिड वोट का स्टेटमेंट लास्ट में दे रखा है, ठीक है, इस चीज को आप देखना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं वही मानता हूँ कि टोटल 100 मत थे हमारे पास, मतदाता सूची में 100 लोग हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि इनवैलिड वोट कितने हैं, उनको हटा देंगे क्योंकि उनसे हार जीत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें कहा है कि यदि कुल अवैध मत 25% है, आप बताइए 25% जब अवैध हो गए, यानी 100 का 25% हुआ 25 वोट। जब 100 में से 25 वोट तो हट गए, तो आपके पास बचे 75 वोट। ये 75 वोट उन दोनों उम्मीदवारों की हार जीत तय करेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये वोट हैं अवैध, अवैध मत, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा है टिंकू को वैध मतों का 65% वोट प्राप्त होते हैं, तो भाई यही तो है वैलिड मत। तो टिंकू इसका लेता है 65%, और जो दूसरा रहा होगा मिंकू जो भी है, ठीक है, जो सेकंड पार्टिसिपेंट है, वो कितना लेगा। जब 65% टिंकू ने ले लिया तो बाकी लेगा 35% वोट, हो गया दोनों का मिला के 100%। यानी इस 75 का, इन वैलिड मतों का 65% मत लेता है टिंकू, और इस 75 का जो बच गया यानी 35% जो वोट हैं वो लेगा सेकंड उम्मीदवार जो कि हार गया है। आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसमें दिया है कि यदि कुल 6000 वोट हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, इसके मतों की आपको पूछ रहा है कितने मत मिले, और कुल आपको मत दे दिए 6000। तो आप बताइए कुल हमारे कितने थे 100, हमने यही तो वैल्यू मानी है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 6000। यानी वो 100 को 6000 अगर बोल रहा है तो एक को बोलेगा 60, 6000/100, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 6000 बना। तो हमें जो भी संख्या निकालनी होगी, जो भी वैल्यू पूछेगा उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 60, ठीक है जी। आपको पूछा है ये इसको कितने मत मिले, तो इसको मिले हैं 75 का 35%, 35/100, 25 की 75 और 25 चौक 100, ये आपके पास आ गया 3 इंटू 35/4 मत। कितने मत इसको मिले हैं, लेकिन एक पॉइंट की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। जब सारी 60 से मल्टीप्लाई हुआ ना, एक पॉइंट की वैल्यू थी 60, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जैसे ही मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 15, 15 3 45 इंटू 35, ये हमारा आंसर है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 25 2 520 और 2 22, और ये आ गया 135, 45 इंटू 3, ठीक है, 7 3 2 5, यानी कुल जो मत थे जो इसको मिले हैं हारने वाले को, वो मिले हैं 1575 वोट, जो कि ऑप्शन बी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कहा था कि जो टोटल वोट है उसका 25% इनवैलिड वोट थे, मैंने 25% मत हटा दिए हैं, बचे मेरे पास 75% मत। उसमें जीतने वाला टिंकू वो की 65% लेता है, ठीक है। तो सीधी बात है, जब 65% इसने लिया है तो 35% बच गए, वो हारने वाले ने लिए हैं। यही पूछा था कि हारने वाले ने कितने लिए,
तो मैंने लिखा 75 का 35% मत लिया, तो 75 गुणा 35/100। इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये मेरा आ गया 3 गुणा 35/4। ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहां से आपको देखना है कि टोटल उसने 100 की वैल्यू आपको दी है 6000। 100 की वैल्यू 6000 है, तो एक की वैल्यू आ गई 60, एक पॉइंट की, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी 3 गुणा 35/4, तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया 1575। यानी हारने वाले उम्मीदवार को जो मत मिले हैं वो है 1575। ठीक है, ऑप्शन आ गया बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, ज्यादा दिमाग की मैथ में जरूरत नहीं है, आपको बेसिक गुणा भाग आने चाहिए और छोटी मोटी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको समझा दूंगा। दिमाग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस जरूरत है मेहनत करने की। आप कंटिन्यू चीजों को करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, बार बार देखिए। कोई भी चीज कोई भी एक बार में पढ़ के कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा शायद ही किसी का माइंड होगा, मुझे नहीं लगता किसी का भी होगा कि एक बार में पढ़ के उसने ऐसा कर दिया है। चीजों को बार बार पढ़ेंगे ना, हर बार पढ़ेंगे तो हमें चीजें क्या है याद होने लगती है धीरे धीरे। आप 5 से 6 बार इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो आपको खुद को पता लगेगा ऐसा कि यार मैं ये वाली स्टेप क्यों कर रहा हूँ, ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से तो डायरेक्ट आ सकती है। और ऐसा तब होगा जब आप एक जैसे 5 से 10 क्वेश्चन करोगे। आप क्या करते हो, 30 क्वेश्चन प्रतिशत के किए और आप हो जाते हो बिल्कुल बेफिक्र कि हाँ ठीक है मेरा चैप्टर हो गया। भाई आपने कुछ भी नहीं किया है। कम से कम आप 100 या 150 क्वेश्चन 3 या 4 बार करोगे ना, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। और गेम है स्पीड का, एग्जाम हर बंदा निकाल देगा, जो भी पेपर दे रहा है उसको अगर आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दोगे एग्जाम वो भी निकाल देगा। ठीक है, जितना टाइम मिला है ना उस टाइम में अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हो वो बड़ी बात है। और वो करने के लिए आपको जरूरत है हर चैप्टर को बारीकी से समझने की, स्पीड बनाने की, और स्पीड बनाने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, मॉक टेस्ट जो भी बच्चे दे रहे हैं एग्जाम के लिए, मॉक का आपको बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, बस मॉक दिया, मार्क्स देखे, फ्री। इससे मॉक का आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आज आपको मैं मॉक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप 100 क्वेश्चन मॉक में लगा रहे हैं, मैं केवल मैथ के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं और साथ में रीजनिंग की भी। आपने मॉक में 25 क्वेश्चन मैथ्स के लगाए और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाए। आप इस चीज को अगर समझ गए तो ये मानिए आपका 50% सुधार आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस 25 क्वेश्चन को आप जब सोल्व करने के बाद पेपर खत्म हो गया, आपने दे लिया, आपके मार्क्स आ गए, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक लगा रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि यार 17 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मेरे हमेशा से ही होते थे और वो मुझे आते हैं। जो बच गए मेरे 8 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे पहले, आज भी इन 8 में से मेरे 4 गलत हो गए हैं और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेरा 2 मिनट टाइम भी ले गए और सोल्व भी नहीं हुए। वो जो आपका टाइम ले गए 2-2 मिनट, 1.5 मिनट हर क्वेश्चन, उसकी वजह से आपका पेपर छूट रहा है। पता है ना, आप रीजनिंग में फिर टाइम दे पाए ना, फिर आप पता लगा कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं देख पाए, इंग्लिश तक पहुंचे ही नहीं। ये वाला इश्यू है। आपको इंप्रूवमेंट करना है, हर टेस्ट देने के बाद आपको नोट करना है कि ऐसे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो मेरा ज्यादा टाइम ले रहे हैं। और आप लगातार 5 या 6 टेस्ट में 10 टेस्ट दीजिए मैक्सिमम, 10 टेस्ट में आप ये चीज ऑब्जर्व कर लोगे कि भाई मेरे से ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, अलजेब्रा के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपका ज्यादा टाइम ले रहे हैं मेरे से। एडवांस मैथ का कोई चैप्टर है, ठीक है, हाई डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आप उनको नोट कीजिए। और जब आप उन चीजों को नोट करके उन पे काम करना शुरू करेंगे, मुश्किल से 5 चैप्टर निकल के आएंगे आपके सामने। जब आप उन 5 चैप्टर पे काम करोगे, उसके 150-200 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, वो होगा आपका मॉक का असली इंप्रूवमेंट। केवल मॉक देके मार्क्स लेने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चीजों पे, खुद के लिए आपको इंप्रूवमेंट करना है तो मॉक पूरा आपको वापस से देखना पड़ेगा। और आपको वो क्वेश्चन भी फिर से करना है जिनमें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है कि इस चैप्टर में मेरी कहीं ना कहीं 1 मिनट क्यों लगा आपको। आपने इस चीज को सोचा कि आपने क्वेश्चन देखा, आप 20-25 सेकंड तक तो यही सोचते रहे मुझे क्वेश्चन करना कैसे है, तो ये मानिए कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है। भाई जब आपको क्वेश्चन देखते ही आप स्टार्ट हो रहे हो तो आपका चैप्टर तैयार है पूरा हो। और अगर आपने वहां पे 20 सेकंड 30 सेकंड सोचने में निकाल दिया तो ये गारंटी भी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। वो अगर वो वैसा नहीं हुआ तो फिर आप उसको दोबारा करोगे, तब तक लग गए आपके 3 मिनट और आपका चैप्टर जो बाकी का जो पोर्शन है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का, जीएस का है, वो पोर्शन आपका रह जाता है। तो बेस्ट सबसे यही है, चाहे आप एक चैप्टर कम करो, अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो पढ़नी तो पूरी है, मैथ अच्छे से करनी है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास टाइम कम है, मैं ये कहूंगा एक चैप्टर चाहे कम कर लो, लेकिन जितना कर रहे हो उसको ऐसा करो कि वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया तो आप जब एग्जाम में उसको देखोगे तो आप
1 सेकंड में नहीं लगाओगे। आपने देख लिया ये मैंने छोड़ रखा है चैप्टर, अभी मुझे प्री क्वालीफाई करना है, मेंस के टाइम पे मैं इसको पढ़ लूँगा। अगर ऐसा सोच रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा, ऐसी कोई रणनीति मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ। टाइम कम है, ऐसी मजबूरी है कि अभी आपको इसी बार देना है, तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है? पढ़नी तो पूरी मैथ है। तो वहाँ से आपका ये टाइम तो बचेगा, ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं था तो मैंने इसको अपने हाथ भी नहीं लगाया, आपका टाइम तो बच गया। लेकिन जब आधी मैथ आप पढ़ के जा रहे हो, ना आपको पूरा चैप्टर क्लियर है, ना आपको चीज़ें क्लियर है, आप हर क्वेश्चन में उलझे हुए बैठे हो, कोई 30 सेकंड में हो गया, कोई 2 मिनट में हो रहा है, कोई 3 मिनट में हो रहा है, फिर पेपर छूटना तय है, ठीक है? तो आप हमेशा मॉक दो, तो इस रणनीति पे ज़रूर काम करना। उन चीज़ों को, उन चैप्टर के नाम, वो क्वेश्चंस जो आपके ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या फिर आपके टाइम लेने के बाद भी गलत हो रहे हैं, उनको नोट करके उन पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका 15-20 मॉक के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो मुझे बताना ये बात, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। बीच-बीच में जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा बातें करना और ये सब चीज़ें पसंद है नहीं, क्योंकि अपना काम है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का। जब मैं कंप्लीट सिलेबस करवा दूँगा, चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, उस दिन आप कहोगे कि हाँ, वास्तव में मुझे मैथ समझ में आने लगी है। देखिए सब टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट मैं भी किन्हीं टीचरों से पढ़ा हूँ, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है? लेकिन बात ये है कि एक लेवल पे आदमी चीज़ें किस लेवल से पढ़ा रहा है। जब हाई लेवल पे हम पहुँच जाते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि ये 100 का 40% तो आता होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे आपको बेसिक से मैथ पढ़ाना है। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करता हूँ और धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपकी रुचि बनेगी, मैथ समझ में आने लगेगी, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी, आपका जो डर है मैथ का, भय है, ये खत्म हो जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 हो गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं 129। 129 में आपको दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक जैसे एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको थोड़ा बहुत जो भी चेंज है क्वेश्चन में वो पता लग जाए, और एक जैसे 10 क्वेश्चन कर लोगे, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर इससे बाहर क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी। 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित किए गए। देखिए यहाँ पे प्रतिशत में नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है मतों की संख्या के हिसाब से। तो मैंने मान के चला 100 मत हैं टोटल, 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है जी? तो 10% लोगों ने अगर मत नहीं दिया, तो भाई कितने लोगों ने दिया फिर? 90% ने, ठीक है जी? और आपसे कहा है तथा 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब ये 10% अवैध करता तो मैं इस 90 का निकाल लेता। 300 मत किए हैं तो मैं सीधा इस 90% जो वोट थे, इसमें से 300 जो अवैध वोट हैं वो घटा दिए। तो ये मेरे पास कौन से वोट बच गए? ये बच गए मेरे पास वैलिड वोट। इन्हीं के बेस पे हार जीत तय होनी है, तो ये मेरे आगे वैलिड वोट, ठीक है जी? समझ में आ गया होगा। 100 वोट थे, 10% लोगों ने मत दिया ही नहीं, 90% लोगों ने वोट दिया, उसका भी 300 वोट ऐसे थे जो कि इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचे? 90% माइनस 300, ये हो गए मेरे वैलिड वोट। इसके बाद में आपको कहा है विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त करके 900 मतों से चुनाव जीत गया। समझना इसको अच्छे से। मतदाता सूची में 100 लोग थे, इसका 60% प्राप्त किया उसने, तो इसका 60% हो गया 60, ये वोट ले लिए विजेता ने। और ये हारने वाले को कितने वोटों से जीत रहा है? 900 वोटों से। तो मुझे ये भी चाहिए ना भाई, हारने वाले ने कितने लिए? आप बताओ ये बात, हारने वाला कितना लेगा? 100 का 60% ये ले चुका है, जीतने वाला बोला उसने मतदाता सूची में रजिस्टर्ड का। अब हारने वाला जो लेगा ना, वो कितने लेगा? जो वोट टोटल पड़े हैं उसका ये 60 अगर घटा देता हूं तो बचे हुए वोट ये लेगा, ठीक है? देखते हैं एक बार हारने वाला कितने वोट लेगा। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, हारने वाला कितने वोट लेगा। टोटल हमारे पास में कितने हैं? 90% माइनस 300, ये हमारे पास कुल वैलिड वोट है। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 60% वोट, यानी कि ये जो 60% थे, ये वोट किसने ले लिए हैं? जीतने वाले ने। अब जो वोट आ गए यहाँ से, ये लेगा हारने वाला। तो आप बताइए कितने आए? 90 में से 60 गया तो बच गया 30%, और ये 300 माइनस है, ये वोट लिए भाई हारने वाले ने। ये आपको साइड में मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा ये कि कुल वोट 100 थे, 60 जीतने वाले ने लिए हैं, वैलिड वोट थे 90% माइनस 300। इस वैलिड में से मैंने ये 60 घटा दिए, तो बचे हुए वोट आए 30% माइनस 300, और ये वोट लिए हारने वाले ने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनको कि 30%
माइनस 300, ये वोट हैं हारने वाले। ठीक है जी। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, ये जो जीत रहा है ये 900 और कितना दिया, 900 वोटों से जीत गया। यानी इन दोनों का जो अंतर है, इस 60% का और 30% माइनस 300 का, ये अंतर है 900। समझ गए आप? चलिए इनका अंतर देख लेते हैं। मैं इसमें से अगर ये घटाता हूँ, 60% माइनस 30% माइनस 300, इनका अंतर दिया है मुझे 900। ठीक है जी। जैसे ही ये 60 में से 30 गया तो बच गया 30%, ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये आ गया 300, इसके बराबर मुझे दिया है 900। तो 30% की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये 300 यहाँ माइनस आएगा तो ये बच गया 600। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 20, यानी 1% की मेरी वैल्यू आ गई 20। मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, मुझसे पूछा है तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। वैलिड वोटों की संख्या पूछी है, टोटल नहीं पूछी, वैलिड वोटों की। और वैलिड वोट कितने, 90% माइनस 300। तो भाई 1% की वैल्यू 20 आ गई, तो 90% की वैल्यू कितनी आएगी, 90 गुणा 20, 1800, और माइनस 300। तो जब 1800 में से 300 गया तो मेरा बच गया 1500, यानी मेरा इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी 1500। वैलिड वोटों की संख्या आ गई 1500। समझ गए होगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस में। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं लास्ट क्लास में, आप जरूर देखना, वो समझ में आएगा आपको। दोबारा से बता देता हूँ, टोटल मेरे पास 100 वोट थे, 10% लोगों ने वोटिंग ही नहीं किया। ठीक है, तो मेरे पास बचे 90% वोट। इसमें से 300 वोट इनवैलिड हो गए, जो कि रद्द कर दिए गए। तो वैलिड वोट कितने बचे, जिनसे हार जीत तय होनी थी, वो बचे 90% माइनस 300, ये आगे मेरे वैलिड वोट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि इस 100 का मतदाता सूची में जितने रजिस्टर्ड हैं उसका 60% विजेता ले रहा है। ठीक है जी, 100 का 60% इसने ले लिया। फिर हारने वाला कितना लेगा, हारने वाला लेगा इस वैलिड वोटों में से, क्योंकि इन्हीं में से तो बट रहे हैं वोट, इसमें से 60% उसके घटा दीजिए आप, तो 30% माइनस 300 ले लेगा हारने वाला। इन दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो वो मेरा आ गया 60% माइनस, इसको घटाया इसमें से, ये कैलकुलेशन की, 30% की वैल्यू 600 आ गई, 1% की वैल्यू 20 आ गई। जब 1% 20 है तो 90% मुझे निकालना था, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 को, तो 90 गुणा 20 हो गया 1800, उसमें से 300 माइनस करने थे, तो ये आगे 1500, ये मेरे आगे वैलिड वोट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको अच्छा समझ आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, आप उनसे इन चीजों को जरूर शेयर करें। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं 130। धीरे धीरे हम 150 की तरफ पहुंच रहे हैं, हमारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 3 उम्मीदवार, ऐसा भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा है कि 3 उम्मीदवार ए बी सी एक चुनाव में भाग लेते हैं, ए को कुल मतों का 19% मत प्राप्त होते हैं। यहाँ उम्मीदवार हैं 3, ए बी और सी। अगर कुल मेरे 100 वोट हैं, ठीक है जी, कुल 100 वोट हैं, 3 लोग खड़े हैं ए बी और सी, ए को मिल गए 19% मत, यानी 19 वोट मिल गए। आगे आपसे कहा है बी को कुल मतों का 55% प्राप्त होते हैं, तो 55%, 100 का 55% हो गया 55, प्रतिशत में लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 19 वोट इसको मिल गए, 55 वोट इसको मिले, तो भाई सी को कितने मिलेंगे, आप देखिए 55, और ये अगर इसमें मैं 20 ऐड करता हूं तो ये आ गया 74, तो 26 जो वोट हैं वो मिल गए किसको, सी को। ए बी सी तीनों आ गए। ठीक है, आगे आपको एक स्टेटमेंट दिया है इसमें कि शेष मत सी को प्राप्त होते हैं यदि विजेता उम्मीदवार 58,000 मतों से चुनाव जीतता है। विजेता जो उम्मीदवार है वो 58,000 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। आप बताइए इनमें से विजेता कौन दिख रहा है आपको, विजेता मुझे ये दिख रहा है। और किन दोनों का डिफरेंस से जीतेगा ये, क्या ए से जीता है ये या सी से जीता है, आप बताओ किनका डिफरेंस निकालूं मैं। सबसे ज्यादा इसने लिए और उससे कम इसने लिए, तो जब भी हम कहेंगे कि हार जीत जो हुई है इन दोनों के बीच में हुई है तो थर्ड पे आ गया, इसका मुझे डिफरेंस नहीं लेना। जब भी 3 लोग चुनाव में खड़े होंगे, एक फर्स्ट जो जीत गया, एक जस्ट उससे नीचे जिसके कम वोट मिले हैं, एक उसका, इन दोनों का ही डिफरेंस लेना है। तो ये इसके कंपेरिजन में जीत गया है, तो इन दोनों का मुझे निकालना है डिफरेंस। 15 में से 6 गया 9, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी ये 29% वोट, 29% वोट इसने ज्यादा लिए हैं, 29 वोट मान लीजिए आप 100 के कंपेरिजन में, तो ये चुनाव जीत गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी थी कि वो 58,000 मतों से जीतता है।
यानी 29% की मुझे वैल्यू दी है 58,000, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब 29 से काट दूंगा तो ये 2,000 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई 2,000। और मुझे पूछा है कुल मतदाता सूची में कितने लोग थे, तो 100 की मुझे वैल्यू निकालनी, तो 2 जीरो इसके आगे और लगा दूंगा, तो ये आगे 2 लाख। ठीक है, मतदाता सूची में कितने लोग थे, 2 लाख, जो कि इसका ऑप्शन यह है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, फिर से इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी 3 लोग चुनाव में खड़े हों तो जो डिफरेंस आएगा चुनाव जीतने वाले का, वो जो जीत गया और एक जस्ट उससे नीचे है, उन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। वो मैंने निकाल दिया, 29 आया। उसने कहा था कि 58,000 वोटों से जीत गया, तो 58,000 इसका डिफरेंस तो नहीं है ना, फर्स्ट वाले का जो सबसे कम रह गए, ये डिफरेंस तो उसी का है जो उसके जस्ट एक रैंक नीचे रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस 29 बराबर 58,000। 1% की वैल्यू 2,000। मेरे से पूछा था टोटल वोट कितने थे, 100% की वैल्यू, तो मैंने इसके साथ 2 जीरो और लगा दी, ये आ गया 2 लाख। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 131। 131 में आपको कहा है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। चलिए मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने कहा आपको कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, तो हम 20 क्वेश्चन करते हैं पुराने सीजीएल सीपीओ इन सभी के मिला के। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का। ये सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन प्रतिशत का। ठीक है जी, आपको दिया है क्वेश्चन में किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए। कोई परीक्षा है उसमें विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है जी, मैं मान लेता हूं एक मेरे पास विद्यालय है, इसके 100 छात्र अगर शामिल होते हैं, 30 छात्र इसमें फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 70 छात्र। ये मैंने साइड में स्टेटमेंट लिख लिया, पता नहीं वो क्या पूछेगा, जैसा मुझे समझ में आया जितना दिया उतना मैंने नोट कर लिया। उसके बाद में आपको कहा है उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र वाई से शामिल हुए। तो मैंने एक्स से माना था क्या, 100 छात्र शामिल हुए हैं, एक विद्यालय वाई है, इसका 150% यानी 150 गुणा 100/100, तो 150% ज्यादा हुआ 150 ही, तो 100 ए और 150% ज्यादा, तो टोटल कितना बैठे वाई से, 250 छात्र। ये तो भाई आपको आता होगा ना, 100 का 150% कैसे निकालोगे, 100 इंटू 150/100, ये इससे कट गया। 100 का 150% हुआ 150, और बोला है ज्यादा, तो 100 तो खुद थे और 150% की वैल्यू 150 आई, तो 100 और 150 हो गया 250, यानी विद्यालय वाई से जो छात्र शामिल हुए हैं वो हुए हैं 250। ठीक है जी, आगे आपको कहा है यदि x और y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% छात्र पास हो गए। अब आप एक चीज देखिए यहाँ से, इसमें तो मुझे क्या कहा था कि इसके 30% छात्र क्या हुए हैं, फेल, तो पास कितने हुए यहाँ से, 70। पास की मैं बात कर रहा हूँ, विद्यालय x से कितने छात्र पास हुए, जब 30% फेल हो गए तो 70% पास हो गए, तो 70 छात्र हो गए। और आपको कहा है ये कुल कितना आ गया आपका, 350, दोनों के कुल छात्र x और y के। ठीक है जी, और आपको कहा है कि विद्यालय एक्स तथा वाई से शामिल हुए छात्रों का कुल संख्या के 80% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका 80% पास हुए हैं कुल, तो मुझे इसका 80% निकालने के लिए क्या करना है, 350 गुणा 80/100, तो जैसे ही 100 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो, एक ये कट जाएगी और एक कट जाएगी, 35 गुणा 8 मुझे करना है, तो 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 28, यानी जो कुल पास हुए हैं वो हैं 280, इस 350 का 80%। समझ गए जी, अगर कुल 280 पास हुए हैं तो आप देखिए विद्यालय एक्स से 70 हो गए, तो वाई से बाकी जो बचे वाई से पास होंगे, इसका मतलब वाई से पास हो गए 210। समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें टफ नहीं था। 70 तो यहाँ से मैं दिया था क्वेश्चन में कि विद्यालय एक्स के 30% फेल होते हैं, इसका मतलब 70% पास हो गए, तो 70 विद्यार्थी तो एक्स से पास हो गए, तो हमें दिया है। और बाद में कहा है कि वाई विद्यालय से एक्स का 150% अधिक छात्र है वाई में, तो वो मैंने निकाल दी वैल्यू 250। फिर कहा है कि कुल एक्स प्लस वाई जो कि आगे 350, उसका 80% पास होते हैं, तो 350 का 80% आ गया 280, यानी कुल पास हुई 280। तो आपको पता था 70 एक्स से पास हो गए, तो भाई 210 वाई से पास हो गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ऐसे घुमा रखी है उसने। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो भाई 250 में से 210 जब पास हो गए तो फेल कितने हुए, 40।
40 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 40/250। ठीक है जी, 40 फेल हुए, 250 में से इंटू 100, 0 से ये कट गया, और 5 दूनी 10, 25 और 5 8 40, यानी 8 गुणा 2। तो भाई 16% छात्र ऐसे हैं जो कि विद्यालय वाई से थे और वो फेल हो गए, जो कि इसका ऑप्शन सी आ गया। ये सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन था। समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें ऐसा लॉजिक नहीं था जो आपको समझ में ना आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लगभग हम इस क्लास में 136 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लंबी थोड़ी सी क्लास हो सकती है। अभी नेक्स्ट हमारा है 132 क्वेश्चन। 132 में आपको दिया है रीशु अपनी आय का x% बचाती है। हमें ना उसकी आय पता, ना ये पता कितना बचाया है, ठीक है। हमें एक आय x% बचाती है। यदि उसके आय में 26% की वृद्धि हो और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो। अब देखिए आप, मैं एक काम करता हूं कि मैं रीशु की आय मान लेता हूं। रीशु, ठीक है, मैंने माना कि इनकी आय है 100 रुपए, इनकम जो है इनकी वो है 100 रुपए, और यहां मैं लिखता हूं इनकी सेविंग, क्या बचत करते हैं, और यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, कि वो खर्चा कितना करते हैं। ठीक है, रीशु क्या है 100 रुपए, ये सेविंग हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गया। मुझे पहले स्टेटमेंट में दिया था कि x% बचाती, मुझे नहीं पता कितना है x की वैल्यू, तो मैं इसको एक बार छोड़ के चल रहा हूँ आगे। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, जी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने आय 100 मानी थी, 26 बढ़ गई तो हो गई 126। ये दिया था आपको 26% की वृद्धि, तो नई आय रीशु की आ गई 126। सेकंड आपसे कहा है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसका जो खर्चा था उसमें 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता उसका एक्सपेंडिचर पहले क्या था, लेकिन एक चीज देखिए, आपको उसने कहा है कि x% बचाती है, तो मैंने लिख दिया x%। 100 का x% मैं निकालूंगा, 100 गुना x/100, 100 से 100 कट गया, x ही आ गया। तो अगर उसने 100 का x बचा लिया तो भाई उसने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, 100 माइनस एक्स। जब इस 100 में से मैं ये घटा दूंगा सेविंग, तो बचा हुआ जो आ गया वो खर्चा आ गया, तो ये उसका एक्सपेंडिचर आ गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट में उसकी जो आय है वो 26% बढ़ गई, इसका मतलब अब उसकी आय होगी 126 रुपए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद कहा है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। जो इसका खर्चा है ना, ये 20% बढ़ गया। इसको 20% आपको बढ़ाना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इसको आप ऐसे लिख दो कि पहले 5 था और अब बढ़ के 6 हो गया, इसको 5 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ कि इनका जो एक्सपेंडिचर था ये अब आ गया 100 माइनस एक्स इंटू, देखो आप ऐसे लिखते हो भाई 100 था पहले और अब 120 हो गया। रेशियो तो लिखा है मैंने, इसको 20 से काट दिया, 20 5 100, 20 से 120, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 6/5। 20% बढ़ गया, पहले 5 था, अब इसका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 5 से 6 हो गया। ठीक है, और आपको कहा है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो ये बचत थी पहले x थी, 50% के रेशियो थे 1/2, यानी पहले 2 थी अब बढ़ के 3 हो गई, तो मैं ऐसे लिखूंगा x 3/2, पहले 2 थी अब आ गई उसकी 3। ये समझ में आ गया वो स्टेटमेंट। तो आप बताइए टोटल जो आय है ये बराबर होगी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी जो भी पैसा वो कमा रहा है या तो वो सेविंग करेगा या वो खर्चा करेगा। तो मैं इन दोनों को अब ऐड कर देता हूं और इस स्टेटमेंट से मुझे x की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। 126 3x/2 प्लस, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा आ गया 600, और ये 5 जब नीचे आएगा तो 20 हो जाएगा, और 20 को 6 से करूंगा तो 120। ठीक है, 600 में इस 5 का डिवाइड जाएगा, तो ये आ गया 6x/5। ठीक है जी, 10 मैंने यहाँ से ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया 5 बचा 15x प्लस ये आ गया 1200, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x, और यहाँ बचा हुआ था 126। तो ये जब 10 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1260। समझ रहे हो जी, आप ये नोट कर लें, जो नीचे का 10 था जब ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बन गया 1260। अब देखिए आप 15x में से 12x गया तो कितना बचा 3x, और इस 1200 को जब मैं इधर लाता हूं तो ये बच गया 60, क्योंकि यहाँ 1260 है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। मुझे यही निकालना था, क्वेश्चन में यही पूछा था, तो x का मान बताइए, जो कि इसका ऑप्शन आ गया सी। ये आपका क्वेश्चन था सीजीएल मेंस 2020, सीजीएल मेंस 2020 का।
आप बताइए कितना क्वेश्चन टफ था ये? मुझे तो आसान लगा। आपको इसमें क्या टफ लगा वो बता दीजिए। आपको दिया है, एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट में मैं आसान आराम से समझाता हूँ कि समझ में आए। सेकंड में उसको आपको रिवाइज हो जाए आपको वो चीजें, इसलिए मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आपको दिया था 100 रुपए है, एक्स रुपए उसने सेव कर लिए, तो खर्चा कितना किया? 100 में से उसने एक्स जब सेव किया तो जो बच गया 100 माइनस एक्स उसने खर्चा किया। इसमें 20% की वृद्धि की, यानी 5 से 6 कर दिया इसको। 100 माइनस एक्स 6/5 आ गया। इसमें उसने 50% की वृद्धि होगी, यानी पहले अगर 2 था तो बढ़ के 3 आ गया। ये कैसे आते हैं रेशियो? ये शायद मेरी 19वीं क्लास है तो मैं रेशियो बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर मैं अब सभी उन्हीं चीजों को बार बार करता रहूंगा तो शायद ना तो मैं सिलेबस कर पाऊंगा, ना मैं चीजें समझा पाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, आप वो क्लास देख लें तो आप ये समझ में आ जाएगा कि 2 से 3, ये 5 से 6 ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ये 26% बढ़ गया, तो 100 में 26 ऐड किया 126। बस यहाँ थी कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को मैंने नीचे सोल्व किया है और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन सोल्व करते टाइम आपके किडनी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन से आपको बचना नहीं है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये मजबूरी है आपकी, मुझे भी दर्द होता था लेकिन मैंने फाइनली कर ली। आपको पाड़े वगैरह जो भी याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, इनको आप कर लेना। ये चीजें आपके लिए ही बेनिफिशियल हैं, आपका टाइम बचाएंगे, और मेन टारगेट है टाइम का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 133 में आपसे दिया है। फिर मैं एक सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन ले रहा हूं। सीजीएल मेंस 2020 दिख पा रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 3। इसमें आपसे कहा है, ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको दिया है ए और बी का मासिक वेतन समान है, पहला स्टेटमेंट दिया है। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ, ये हो गया और ये हो गया बी। इन दोनों का जो वेतन है, मासिक वेतन, वो है समान। मंथली जो इनकी इनकम है वो दोनों की सेम है। कुछ भी मान लेंगे अभी, जैसे सोल्व करते हैं। आगे क्या पूछा है? ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10, 8 और 9% किसी धर्मार्थ को ट्रस्ट करते हैं, यानी ट्रस्ट में दान कर रहे हैं। सी का वेतन मुझे नहीं दिया, तो यहाँ इसमें सी भी शामिल कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। जब इनका वेतन समान था तो मैं मान लेता हूँ ए का 100 रुपए है, बी का भी 100 रुपए है, क्योंकि उसने दिया है ए और बी का वेतन समान है। सी का मुझे वेतन नहीं दिया, तो ए ने, देखिए आप इसमें क्रम से 10, 8 और 9, ए 10% दान कर दिया, ए का 10% दान हो गया। बी ने कितना ट्रस्ट में डोनेट किया पैसा? बी ने किया है जी 9%, सॉरी 8%। सी का मुझे नहीं पता, सी की इनकम कितनी है, लेकिन ये पता है कि सी ने अपनी इनकम का 9% पैसा दान कर दिया, ठीक है जी। ये तीनों का स्टेटमेंट जैसा दिया था मैंने नोट कर लिया, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपसे कहा है ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ये तो मुझे दिख रहा है भाई, ए ने कितने रुपए खर्च किए हैं दान में? 10 रुपए, क्योंकि 100 का 10% होता है 10 रुपए, और बी का 8 रुपए, 100 का 8%। तो इनका अंतर था 2 रुपए, और उसने 2 की वैल्यू जो मुझे दी है वो दी है 400 रुपए। जब 2 की वैल्यू 400 हुई तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 200, यानी इसको 200 से मल्टीप्लाई किया, तो इन सबको मैं अगर 200 से मल्टीप्लाई करूंगा ए और बी को, तो आप देखिए इसकी इनकम आ गई 20,000 रुपए, और दोनों की सेम थी तो इसकी भी इनकम आ गई 20,000। क्या पता पूछ ले, ठीक है। मुझे ये पॉइंट पता लगा कि इनका दान करने का जो ट्रस्ट में पैसा दिया है उसका अंतर आया 2 रुपए। उसने कहा था 2 नहीं है 400 रुपए है, तो 2 की वैल्यू 400 हुई, इसका मतलब इसको 200 से मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 200। तो मैंने इनकी इनकम को भी 200 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ए और बी की इनकम निकल के आ गई 20,000 रुपए, ठीक है। आपसे इसके बाद में कहा है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। तो इन्होंने कितना कर दिया भाई? आप देखिए, ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो इनके 20,000 का 10% इसने किया 2,000, तो इसने किया दान, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 1,600 इसने किया है। इनकम तो इसकी भी 20,000 है ना, तो 20,000 का 8% कितना हुआ? 1,600। यहाँ 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। इन दोनों ने मिलकर जो दान किया है, ए ने किया है 2,000 प्लस बी ने किया 1,600, इन्होंने 3,600 किया है। और आपको स्टेटमेंट दिया है कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। तो इसने अगर
3600 किया है, तो इसमें से अगर मैं 900 घटा दूंगा तो 2700 रुपये दान किया सी ने। समझ गए जी? सी ने कितना किया? 2700। तो सी का जो भी अमाउंट था उसके 9% की वैल्यू 2700 आ गई। तो यही पूछा है क्वेश्चन में आपसे, सी का मासिक वेतन क्या था। भाई ये तो पता है ना आपको, सी का वेतन नहीं पता था, लेकिन ये पता है इस वेतन का 9% 2700 आ गया। तो 9% की वैल्यू जब 2700 है तो 1% की वैल्यू इसको आप काट दीजिए, 300 आ गई। और 100% होता है उसका जो इनकम है, तो 100% की वैल्यू आ गई 30,000। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, सी की इनकम 30,000 रुपए, जो कि इसका ऑप्शन है बी। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन था। अब आप देख लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, ये विद इन 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन था। ये मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे चीजों को सोल्व कर रहा हूँ। आप जब समझ जाओगे, आपका बेस जब तैयार हो जाएगा, तो हम उसी पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसा हम एग्जाम में करते हैं। समझना और समझाना दोनों चीजों में फर्क है। अभी मुझे करना होता तो मैं इसको डायरेक्ट अपने हिसाब से सीधी संख्याएं लिखता, करता इसी पैटर्न में, लेकिन इतना थोड़ी समझाना था। मैं कुछ कुछ संख्याएं लिखता इसमें से कि हाँ ये 10% था, ये 8% था, 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 200। इसका मतलब इन दोनों की इनकम आ गई 20,000। 20,000 का 10% ये 2,000, 20,000 का 8% ये 1,600, दोनों का ऐड आ गया 3,600, यानी ये दोनों मिलकर 3,600 दान कर रहे हैं पैसा। सी 900 कम कर रहा है, तो सी की वैल्यू 2,700 आ गई। 9% की वैल्यू अगर 2,700 है, 1% की 300, तो 100% की वैल्यू आ गई 30,000। बस इतना करता सोल्व में। ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब आप ऐसे 5, 10, 20 क्वेश्चन करोगे, हर टाइप के 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तभी आपकी चीजें आसानी से सोल्व होंगी। चलिए, क्वेश्चन 33 हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 में आपको, ये भी मैं सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है जी। सीजीएल मेंस 2020 क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आप इसको, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। इस स्टेटमेंट से मुझे समझ में आता है कि 80% खर्च करती है। मैथ में एक स्टेटमेंट के पीछे क्या कहना चाह रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो रेनू की आय होगी कुछ, मान लेता हूँ रेनू 100 रुपए कमाती है। आय में से या तो खर्चा करेगी या फिर बचत करेगी, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही आय बनेगी। ठीक है जी। स्टेटमेंट आपको दिया है कि 20% बचाती है, तो आप बताइए, उसने 20 रुपए बचा लिए 100 का, 100 रुपए थी, 20% बचा लिया तो खर्च कर दिया उसने 80 रुपए। एक स्टेटमेंट क्लियर। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दी है। ठीक। यदि उसके आय में, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसका जो एक्सपेंडिचर वो 20% बढ़ गया, तो वही एक्सपेंडिचर तो 80 रुपए था पहले, इसका 20% बढ़ा तो 8 दूनी 16, 16 रुपए अगर बढ़ गए हैं, तो अभी उसका एक्सपेंडिचर हो गया 96 रुपए। तो मैं इसका 20%, 80 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 कट जाएगी, 8 गुणा 2 आ गया 16। 16 रुपए अगर उसका खर्चा बढ़ गया, तो अभी उसका खर्चा हो गया 96 रुपीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि, तो 100 का सीधा 29% आ गया 29 रुपए, यानी अब उसकी आय है 129 रुपए। तो आप बताइए, 129 रुपए जो कमा रही है, 96 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो भाई कितना बचाया उसने? 129 में से 96 घटा दूंगा, 9 में से 6 गया 3, और 12 में से 9 गया 3, यानी उसकी बचत पहले होती थी 20 रुपए, लेकिन अब होने लगी 33 रुपए। आपसे यही पूछा है, तो उसकी बचत में वृद्धि याद करो। कितने रुपए बढ़ गए भाई? 20 पे, 20 पे बढ़ गए 13 रुपए। 13/20 गुणा 100, क्योंकि इस 20 पे बढ़े हैं 13 रुपए, तो 13/20 गुणा 100, 20 5 100 और 13 5 65। 65% की बचत में वृद्धि हो गई। यही पूछा है, रेणु की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि इसका ऑप्शन आ गया बी। ये भी था सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन। आप बताओ कितने टफ क्वेश्चन है। बस एक हवा बना दी है, ऐसी एक इमेज बना दी है, ये प्री है, ये मेंस है, इसकी कोचिंग अलग है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये प्री में आएगा और मेंस में आएगा। प्री में 2-5 क्वेश्चन अच्छे आने होते हैं, वो किसी भी चैप्टर से आ गए, आप क्या करोगे? प्री मेंस की कभी कोचिंग अलग नहीं होती। आप चाहे 3 महीने ज्यादा लगे, आपको जहां भी तैयारी कर रहे हो, एक बार ही तैयारी करनी है। जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं कि 3 महीने में प्री की करूंगा, 6 महीने में मेंस की करूंगा। आप मुझे बता दीजिए, आप सीएचएसएल के क्वेश्चन उठा के देखिए, जो मेंस में क्वेश्चन नहीं आए उससे अच्छे क्वेश्चन ऐसे सीएचएसएल में आए। तो फिर इसका मतलब तो आप मेंस की कर रहे हो, फिर सीएचएसएल की अलग से करेगा आदमी, वो उसकी इतना कुछ नहीं करना है। एक बार ही चीजें पढ़नी है, लेकिन अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे तो मैंने लगभग 6-7 क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे, ऐसे तो 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए थे। चलिए,
134 हो गए। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। इसके बाद हमारी लास्ट क्लास होगी 20वीं क्लास। पूरी 20 क्लासें हम कर चुके हैं प्रतिशत की, और 150 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। और मैंने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है, और आपने उससे ज़्यादा शिद्दत से समझा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आपने नोट्स बनाए होंगे। एक बार अगर आपने बना लिया, आपको दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। ये आप जब क्लासेस सब देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप समझिए चीज़ों को, फिर आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके तो बताएंगे कि हाँ सर हमें समझ में आया या नहीं आया। और नहीं आया तो मैं जो भी क्वेश्चन रिपीट करने हैं या कुछ क्वेश्चन और करवाने हैं तो आप मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक दूंगा मैं आपको, उस पर क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम चीज़ें और कर लेंगे। ठीक है, अपने पास टाइम ही टाइम है, हमें करना क्या है और पढ़ना ही है। लास्ट क्वेश्चन है 135। यदि ए बी से 40% कम है। 40% के रेशियो मैंने आपको बताए हैं। 20% का होता है 1/5, तो 40 का हो गया 2/5। बात चल रही है कम की, यानी एक 5 है तो एक उससे 2 कम है, तो 5 और 1 2 कम है तो हो गया 3। अब देखूंगा कौन ए है कौन बी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल मैथ्स 2020 का। यदि ए बी से 40% कम है, कम कौन हुआ ए, तो ये आ गया ए और ये हो गया बी। क्योंकि मैंने लिखा 40% के रेशियो 2/5, एक अगर 5 है तो एक उससे 2 कम है, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3। ए और बी मैंने निकाल लिया। और सी ए और बी के योगफल का 40% है। चलो ये भी एक कहानी और आ गई इसमें। सी इन दोनों के योग का, इन दोनों का योग हो गया 8, इसका 40%, 40% का रेशियो बताया आपको 2/5, ये दिया है। ठीक है जी, तो ये आ गया 8 दूनी 16/5। पॉइंट में लिखता हूं तो आ गया 3.2। 16 में 5 का आप डिवाइड करोगे तो आ गया 3.2। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को उठाने के लिए नीचे 10 लगाऊंगा मैं, और उस 10 को उठाने के लिए सबको 0 0 लगा दूं तो ये पॉइंट हट जाएगा मेरा। ये चीज किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताता हूँ कैसे हट गया। यहाँ था 3.2 और यहाँ था 3 और यहाँ था 5। आप जब इस 3.2 का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लग गया 10। इस 10 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ करोगे और यहाँ भी कर दोगे, क्योंकि रेशियो को समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक 10 उठाया और इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या तो 50 बन गया, इससे क्या तो 30 बन गया, और जब इससे मल्टीप्लाई किया 10 को तो नीचे वाला 10 से कट गया, तो रेशियो बन गया 50 30 और 32। आसान है, समझ में आ गया होगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा दिखे, पॉइंट दिखे, उसको हटा के बराबर वाले रेशियो पे आप 0 लगा सकते हो। पूछा क्या है इसमें, यही पूछा है। पहले तो ये जितने सोल होते हैं काट देता हूं इनको मैं। ये आ गया 25, ये आ गया रेशियो 15 और ये आ गया 16। आपसे पूछा था तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो बी है सी से यानी इससे कितना अधिक है भाई, 16 और 9 25, तो 9/16 इंटू 100 यही आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 4 चौक 16, ये आ गया 25। 25 इंटू 9 किया तो आ गया 225, उसमें देना आपको 4 का डिवाइड। 4 5 20, बच गया 2, 4 6 24, बच गया 1, 56 से ही 1/4% अधिक है, जो कि ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन भी मेंस का था। आप बताइए, प्री लाइव क्वेश्चन है ये भी मेंस में है। डिपेंड करता है चीजें, क्योंकि सारा पेपर टफ नहीं आएगा, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। पेपर में आएंगे 20-30% क्वेश्चन टफ। ठीक है, तो ये प्री में भी क्या, मैं तो ये कहूंगा CHSL का भी नहीं है, तो MTS का भी क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मेंस में मिला है। तो आप चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ भी टफ नहीं। समझ में आ गया होगा, ऐसे मैंने 8-10 क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा अब। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। आप अच्छे नोट्स बनाइए और चीजों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आज हमारी 19 क्लासें पूरी हो गई हैं और हम 135 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में मैं CGL और CPO के क्वेश्चन, CHSL के भी क्वेश्चन और करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।